Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने आप लोगों के कोर्स के मुताबिक यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया हुआ है। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जिसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने स्लाइड नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। स्लाइड नंबर 21 से आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। मैटरनल मोर्टिलिटी, ए ग्लोबल ट्रेजेडी। तो स्टूडेंट्स, मैटरनल मोर्टिलिटी किसे कहते हैं? मैटरनल मोर्टिलिटी ये जो मदर्स होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज में जो वुमेन की, यानी जो प्रेगनेंसी के पीरियड्स होते हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो मदर की डेथ काज होती है, तो उसको कहा जाता है मैटरनल मोर्टिलिटी। तो ये एक ग्लोबल ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब है कि ये एक ग्लोबल, एक पूरी दुनिया में होने वाली एक हादसा है, एक सानिहा है। ट्रेजेडी कहते हैं सानिहे को। तो ये एक सानिहा है कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इनकी नंबर होती है, जो लोग, जिन लोगों की डेथ काज होती है प्रेगनेंसी से कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो लिखा है एनुअली 585,000 वुमेन डाई ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, यानी 585,000 जो वुमेन होते हैं वो हर साल प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर जाते हैं, उनकी डेथ काज होती हैं। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स के 585,000 कितनी बड़ी है लोगों की अमाउंट है, कि इतने ज़्यादा मकदार में लोग जो है वो मर रहे हैं। किस वजह से मर रहे हैं? प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। और उनमें जो 99% वुमेन हैं, ये जो जिनकी एनुअली डेथ काज होती हैं 5,85,000 में से जो 99% वुमेन हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं, और जो 1% है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के हैं। यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो तरक्की पजीर दुनिया है, तरक्की पजीर दुनिया मीन्स के तरक्की पजीर जो मुल्क है, तो उसमें ये ज़्यादा है, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क है तो ये इसमें कम है। इसका मतलब ये है कि जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं तो उसमें पुएरिटी, उसमें अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट, ये सब कुछ जो है वो भी काज बनती है मैटरनल मोर्टिलिटी का। जितना पुएरिटी ज़्यादा होता है, जितना अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जितना इनइक्वेलिटी होता है जेंडर्स में, तो फिर उसी वजह से, इन सब की वजह से बहुत बड़े काजेस बनते हैं कि इनसे मैटरनल मोर्टिलिटी इंक्रीज़ होती हैं। मैटरनल हेल्थ स्कोप ऑफ प्रॉब्लम, आप देखें कि ये जो मैटरनल हेल्थ है इसकी, यानी ये कैसी प्रॉब्लम है, इसकी एज ए प्रॉब्लम स्कोप कितनी है। तो लिखा है कि 180 to 200 मिलियन प्रेगनेंसीज पर ईयर। हर साल में कितने प्रेगनेंसीज होते हैं? 180 से लेके 200 मिलियन प्रेगनेंसीज होते हैं। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड ये वैल्यूज़ जो है वो लिए गए हैं। और इनमें से 75 मिलियन जो होते हैं, 180 to 200 मिलियन प्रेगनेंसीज में से 75 मिलियन प्रेगनेंसीज अनवांटेड होते हैं। यानी वो जो ख़वातीन होती हैं तो उनको नहीं चाहिए होती हैं, उनको या तो एज से रिलेटेड वो चाहते हैं कि इस एज में बच्चे ना हो, या तो उनको कंट्रासेप्टिव जो मेथड्स होते हैं उनका सही से पता नहीं होता, वो गलत तरीके से वो मेथड अप्लाई करते हैं। इसी वजह से, इन सब वजूहात की वजह से क्या होता है कि उनकी अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, और अनवांटेड प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन मज़ीद ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वांटेड प्रेगनेंसी। क्योंकि जब वांटेड प्रेगनेंसी होती है तो फिर वो लोग उसके लिए अपना ख्याल भी रखते हैं, वो मेजर्स भी करते हैं, वो एंटीनेटल केयर भी करते हैं। लेकिन जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं तो इनको तो वो बिल्कुल निगलिजेंस इनको देते हैं ना, इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी सबसे ज़्यादा इनसे रिलेटेड होती हैं।
और इसके अलावा 50 मिलियन इंड्यूस्ड एबॉर्शन, और जो 50 मिलियन होते हैं वो इंड्यूस्ड एबॉर्शन होते हैं। इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब ये है कि इंटेंशनली वो अबॉर्ट करवा देते हैं, यानी इंटेंशनली वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होते हैं ना, तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को वो नहीं चाहते कि ये प्रेग्नेंट बच्चा पैदा हो, तो फिर वो इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब ये है कि वो इंटेंशनली अबॉर्ट करवा देते हैं, बच्चे को गिरा देते हैं। तो ये कितना है, 50 मिलियन है। और स्टूडेंट्स ये जो अबॉर्शन की बात आती है ना, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 50 मिलियन इंड्यूस्ड अबॉर्शन, तो आप लोग सोच रहे होंगे तो क्या हुआ कि अगर अबॉर्शन होती हैं तो इससे तो कुछ नहीं होता, वो बच्चा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पॉपुलेशन कम होगी। तो इस तरह नहीं होता। ये जो अबॉर्शन होती हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इस बेचारी खातून ने उठाने होते हैं। इसको क्या होता है कि ये जो प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टल जो हेमोरेज होती हैं, ब्लीडिंग जो होती हैं, उसकी वजह से जब अबॉर्शन होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। इवन के 90-95% तक इसके चांसेस होते हैं कि उनको पोस्टपार्टल हेमोरेज हो। तो इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा डेथ काज होती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन उनको होना, अबॉर्शन से रिलेटेड इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन उनको लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको ये जो यूट्रस में बहुत सारे ट्यूमर्स बनना, बहुत सारे फिब्रोइड्स बनना, और फिर उन फिब्रोइड्स, उन ट्यूमर्स की वजह से फिर उनका पूरा यूट्रस जो है वो रिमूव कर देना, और उस यूट्रस को रिमूव करने की वजह से उनका मेनोपॉज में चला जाना। ये सारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन काज कर देते हैं। तो इसीलिए अब देख ले कि 75 मिलियन अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, और उनमें से 50 मिलियन जो प्रेगनेंसीज होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन की जाती हैं। और फिर इन इंड्यूस्ड अबॉर्शंस में 20 मिलियन जो होते हैं वो अनसेफ अबॉर्शन होते हैं। मतलब ये कि कुछ कंट्रीज़ जो होते हैं उनमें ये लीगल होता है, इसकी इजाज़त होती है कि अबॉर्शन करवाया जाए। तो जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें अबॉर्शन करवाने की इजाज़त होती है और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पे जो अबॉर्शन करने के लिए जो सेटअप वगैरह होती हैं वो ठीक होती हैं, वहाँ पे अबॉर्शन कराई जाए तो वो सेफ़ होती हैं। लेकिन ऐसे कंट्री जहाँ पे ये अलाव नहीं है, ला जो है वो इसको नहीं मानती हैं, रिलीजियन इसको नहीं मानती हैं, तो उन कंट्रीज़ में से ये, उन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता कि वो लोग नहीं करते, वो करते हैं। कुछ वो जो है प्राइवेट सेटअप अपने बना लेते हैं, कानून के नज़र से छुप के सब कुछ करते हैं, तो फिर उनकी जो सेटअप बनती है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती है, और उस सेटअप में जो अबॉर्शन होती है तो उसके बहुत सारे फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। वहाँ पे स्किल पर्सन नहीं होते, वहाँ पे हाइजीनिक इन्वायरमेंट नहीं होती, तो इससे बहुत सारे मसले मसले पैदा होते हैं। अब देख लें कि अब मेटर्नल डेथ जो है वो पूरी दुनिया में वो कितनी है, वो 6 लाख है, और 6 लाख मेटर्नल डेथ, यानी पर 1 मिनट, 1 पर मिनट, मतलब कि 6 लाख मेटर्नल डेथ होती हैं। और एक, इसका मतलब ये है ना कि अगर 6 लाख मेटर्नल डेथ होती हैं तो 1 मिनट में एक वूमेन जो है वो मर जाती हैं। किस वजह से मर जाती हैं? प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मेटर्नल हेल्थ है उसकी स्कोप कितनी है, यानी ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। 1 maternal death is equal to 30 maternal morbidities। और अगर इनमें से एक मेटर्नल डेथ काज होती है 1 मिनट में, तो उसी 1 मिनट में 30 मेटर्नल मोर्बिडिटीज़ होते हैं। यानी 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में 30 मदर्स मोर्बिडिटी का शिकार होती हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस लग जाती हैं, वो डिजीज़ में मुब्तला हो रही हैं, और साथ में एक जो है वो डेथ 1 मिनट में काज हो रही है पूरी दुनिया में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कोप ऑफ प्रॉब्लम मैटरनल हेल्थ की कितनी ज़्यादा है। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स, इनसे एमसीक्यूज़ बन सकती हैं। मैटरनल डेथ वॉच, 380 वुमेन बिकम प्रेग्नेंट, यानी एक वॉच बनाया गया है कि किस तरीके से, यानी एवरी मिनट जो है वो, मैंने आप लोगों को बताया कि एवरी मिनट पूरी दुनिया के अंदर एक वुमेन की डेथ काज होती हैं, मैटरनल डेथ काज होती हैं, यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। आप यहाँ पे देख लें, एक रेशनल ली गई है ना कि 380 वुमेन प्रेग्नेंट होते हैं, फ़र्ज़ कर ले कि 380 वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो गए, तो उनमें से क्या है, उनमें से जो 190 वुमेन है वो फेज़ अनप्लेन्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो उनको अनप्लेन्ड अनवांटेड प्रेगनेंसी होती हैं। इन 380 में से 380 प्रेगनेंसीज अगर हो जाते हैं, तो इन 380 में से जो 190 प्रेगनेंसीज होते हैं वो अनप्लेन्ड प्रेगनेंसी होते हैं, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसीज होते हैं। और जो 110 वुमेन होते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला हो जाती हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में।
और इनमें से जो 40 वुमेन होते हैं उनकी अनसेफ एबॉर्शन हो जाती हैं, वो अनसेफ एबॉर्शन का शिकार हो जाते हैं। और एक वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर जाती हैं। तो फिर कितने बचे आप देख सकते हैं कि 190 और 110 तो कितना हुआ, यानी ये 300 हो गए। 300 प्लस 40 तो 340 हो गए, प्लस 1 तो 341। तो 341 में से कितने बचे फिर 39। अब देखिए कि ये जो 39 वुमेन है तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है 380 प्रेगनेंसीज में से। 380 अगर प्रेगनेंसीज हो गए तो उनमें से सिर्फ 39 वुमेन जो है वो नॉर्मली बच्चा उनकी डिलीवरी हो जाती है, वो मदर भी नॉर्मल होती है और वो बच्चा भी। इसके अलावा इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस का वो शिकार होती हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, इनमें से भी एमसीक्यूज बन सकती हैं। मेटर्नल हेल्थ प्रोफाइल इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में देख ले कि पाकिस्तान में, अब ये पूरी दुनिया की अब तक हम बात कर रहे थे, अभी पाकिस्तान की बात हो रही है कि मेटर्नल हेल्थ प्रोफाइल पाकिस्तान में किस तरह है। इंडिकेटर्स में है एमएमआर यानी मदर मेटर्नल मोर्टिलिटी रेट। मेटर्नल मोर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में 1990 में कितनी थी, 550 थी। फिर उसके लिए बहुत सारे मेजर्स किए गए, 2000 तक कुछ हेल्थ जो है वो आगे वो बढ़ती गई, प्रोग्रेस करती गई। तो 2000 में जब ये देखा गया था तो 350 थी एमएमआर। और 2007 में जब देखा गया था तो 276 थी, यानी 350 से कम होके 276 तक आ गई थी। और 2015 तक इनकी वो टारगेट जो एमडीजीज थे, मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल्स, जो इन्होंने सेट किए थे कि 2015 तक, 2000 से लेके 2015 तक हमने ये मेजर्स करनी है ताकि हम जो है वो एमएमआर मदर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है उसको 140 तक पहुंचा सके। तो ये इन्होंने गोल सेट की थी। तो काफ़ी हद तक ये अचीव हुआ, इन लोगों की कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब थी। लेकिन अभी रिसेंटली 2023 में जो एमएमआर है वो 186 है। मींस के वो 2015 में वो अचीव नहीं कर सके थे 140 को, क्योंकि अभी भी 186 है। लेकिन काफ़ी हद तक इस पे काम हुई है। 2015 तक एमडीजीज जो चलते आ रहे थे तो उन पे काम हो रही थी। फिर जो एसडीजीज उन्होंने रखे, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, तो उन पे वो 2030 तक हैं। अभी उन पे भी काम चलती आ रही है। लेकिन चूंकि हम तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है, तो फिर इतना ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होते ये जो इन पे काम किया जाता है, और वो इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसीलिए जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाते, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो 2007 में अगर हम देखें तो 276 थी और अभी 186 है, तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और इस पर अभी भी काम जारी है ताकि और भी कम हो सके। और जो बर्थ बाय स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट जो है कि स्किलफुल लोग जो है वो बर्थ अटेंड करे, तो वो 1990 में कितनी थी, 18 थी। सिर्फ 18 लोग जो है वो बर्थ अटेंडेंट, स्किलफुल बर्थ अटेंडेंट से वो उनकी जो डिलीवरी होती थी वो हो जाती थी। फिर 2000 में जब देखा गया तो 40 तक पहुंच गई थी। 2007 में फिर 39 हो गई थी। फिर ज़्यादा पॉपुलेशन की वो ज़्यादती की वजह से फिर थोड़ा इसमें इतना फ़र्क नहीं आया था। और ये लोग चाहते थे कि 2015 तक एमडीजीज़ के मुताबिक ये लोग चाहते थे कि 2015 तक ग्रेटर देन 90 हो, यानी 90 से भी ज़्यादा लोग जो है वो स्किलफुल बर्थ अटेंडेंट के पास जाके वहाँ पे उनकी बच्चों की बर्थ हो सके, उनकी डिलीवरी हो सके। तो ये इनकी वो कोशिश थी। लेकिन अभी 2020 में जो की गई थी कि इस पे मेजर की गई थी कि कितने बर्थ जो है वो स्किलफुल बर्थ अटेंडेंट अटेंड करती है, तो ये 68% तक हो चुकी है। यानी 100 में से 68% लोग जो है वो स्किलफुल बर्थ अटेंडेंट से वो डिलीवरी उनकी होती हैं, उनके पास जाके वो डिलीवरी होती हैं। और बाकी के जो बच्चे हैं वो अभी भी वो स्किलफुल बर्थ अटेंडेंट के पास उनकी डिलीवरी नहीं होती है। तो इस पे भी काम जारी है। ये लोग इतना अचीव नहीं कर सके हैं, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर है पहले से। एंटीनेटल केयर 1990 में 15 लोग थे। फिर 2000 में इसमें फ़र्क आया था 35, फिर 2007 में 61 लोग। और फिर एमडीजीज़ के मुताबिक इनका टारगेट था कि 2015 तक 100 लोग जो है वो इस हद तक आ सके कि वो एंटीनेटल केयर वो हासिल कर सके। तो एंटीनेटल केयर का भी यही है कि लोग जो है वो एंटीनेटल केयर यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते, इसको अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक एंटीनेटल केयर वो करते हैं।
ये जो दूर दराज के इलाके होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर इसका और ख़ास करके जो इलिटरेट लोग होते हैं तो वो अलाउ भी नहीं करते। वो इस तरह समझते हैं कि उनकी जो सांसें होती हैं बहुओं की, तो वो इस तरह समझते हैं कि हमारे ज़माने में तो कभी भी जो है ये हॉस्पिटल अटेंड नहीं किया जाता था, हॉस्पिटल में कौन विज़िट को जाता था, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। अब ये भी जो है उनको वो अलाउ ही नहीं करते कि वो बर्थ अटेंड करे उधर जाके हॉस्पिटल में जाके। तो ये इलिटरेसी की वजह से और ये रिवायात को इस तरह जो बुरे बुरे रिवायात होते हैं ना उनको आगे बढ़ाने की वजह से ये लोग एंटीनेटल केयर नहीं हासिल कर पाते, स्किलफुल बर्थ अटेंडेंट के पास जाके इनकी डिलीवरी नहीं होती हैं, तो ये मसले चलते आ रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट 5.4 थी 1990 में, फिर 2000 में 4.5 थी, यानी काफ़ी हद तक कम थी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो हो रही है तो वो। फिर 2007 में 4.1 थी। फिर इनका टारगेट ये था, एमडीजी का टारगेट ये था कि ये लोग 2015 तक 2.1 इसको कर सके। लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो मेजर हुई है टोटल फर्टिलिटी रेट पे तो वो 3.2 है। तो अभी तक इसको 2.1 तक नहीं लाया गया है, लेकिन कोशिशें जारी हैं कि इसको और भी नीचे लाया जा सके। जो कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है कि कंट्रासेप्टिव कितने लोग जो है वो यूज़ करते हैं, ये मेथड जो है कंट्रासेप्टिव्स के जो मेथड है तो ये कितने लोग कितने परसेंट तक लोग यूज़ करते हैं, तो ये 1990 में बहुत कम थी, 12 तक ये थी, इतनी कम थी। फिर 2000 में कुछ जो है वो इस पे मेजर्स किए गए, सर्विसेज प्रोग्रेस किए गए और 30 तक पहुंच गई थी। 2007 में भी सेम 30 ही थी और 2015 तक एमडीजी जिन्होंने बनाया था तो उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये कोशिश थी कि 55 तक इसको लाया जा सके। लेकिन अभी जो रिसेंटली कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है वो 30 से 35% तक है, यानी 100 में से 30 to 35% लोग जो है वो अभी ये कोशिश है लोगों की जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं तो इनके एजुकेशन वगैरह की वजह से 30 to 35% लोग जो है वो कंट्रासेप्टिव्स के मेथड्स वगैरह यूज़ करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। लेकिन अभी जो कोशिश है वो ये है कि 2025 तक ये 50% हो सकें, तो इस पे काम हो रही हैं। ये भी आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स, ये ख़ास करके एमडीजी के जो वो टारगेट्स थे। आपसे एमसीक्यूज़ बन सकती हैं, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि एमडीजी के टारगेट्स के मुताबिक एमएमआर कितनी होनी चाहिए थी 2015 तक, तो ये आपको याद हो कि 140 होनी चाहिए थी। इसी तरह ये सारे वैल्यूज़ आपसे 2000 या 1990 के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा जितना कि एमडीजीज़ के टारगेट के बारे में पूछा जाएगा, तो ये आपने याद रखनी है। मैटरनल मोर्टिलिटी तो 2007 में मैटरनल मोर्टिलिटी कितनी थी? 276 पर 1 लाख, यानी 1 लाख प्रेगनेंसीज में से 276 जो मदर्स होती थी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती थी, उनकी डेथ काज होती थी। 2007 में जब मेजर्स लिए गए थे तो इतना इसकी वैल्यू आई थी। अब ये जो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे है, PDHS जो है वो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे है, तो ये इन लोगों की, यानी ये वो मर्दमशुमारी वाले जो लोग होते हैं, डेमोग्राफिक का मतलब होता है मर्दमशुमारी करने वाले, तो वो जो लोग होते हैं पाकिस्तान के डेमोग्राफिक और हेल्थ सर्वे वाले, उनके मुताबिक 2007 में 276 पर 1 लाख इतनी वो डेथ काज हुई थी उस टाइम। और उसके मेजर काजेज़ क्या थे कि कौन कौन से ऐसे काजेज़ थे जिनकी वजह से मैटरनल मोर्टिलिटी उस वक्त इतनी थी? तो इसमें फर्स्ट वन हेमोरेज है। हेमोरेज की वजह से पोस्ट डिलीवरी उनकी हेमोरेज होती हैं और उस हेमोरेज की वजह से उनकी डेथ काज होती हैं। इन्फेक्शन की वजह से, वो एनवायरनमेंट वो ठीक यूज़ नहीं करते हैं, हाइजीनिक इन्वायरमेंट, उसकी वजह से। इक्लेम्सिया की वजह से। अच्छा स्टूडेंट्स, इक्लेम्सिया क्या है? इक्लेम्सिया जनरलाइज सीजर होती हैं। जो जो पेशेंट जिनको प्री क्लेम्सिया होती है तो उन प्री क्लेम्सिया वाले पेशेंट्स में जो जनरलाइज सीजर की एक कंडीशन होती है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन ये होती है, तो इसको कहा जाता है इक्लेम्सिया। तो यूजुअली ये उन लोगों को होता है जिनको सीवियर प्रीक्लेम्सिया होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रीक्लेम्सिया, तो प्रीक्लेम्सिया को हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन की इस कंडीशन के दौरान उसकी ब्लड प्रेशर भी हाई होती है, उसके यूरिन में प्रोटीन ट्रेस आती है, प्रोटीन आते हैं यूरिन में, उनकी लेग में, फीट में, हैंड्स में स्वेलिंग होती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्रीक्लेम्सिया।
और इस प्री एक्लेम्सिया के यानी आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, यानी क्या हर वुमेन को प्री एक्लेम्सिया होता है? तो नहीं, हर वुमेन को प्री एक्लेम्सिया नहीं होता। कुछ ऐसे वुमेन्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर पे होती हैं, उनको रिस्क फैक्टर्स कुछ इसके हैं, तो वो वुमेन जिनको वो फैक्टर्स होते हैं तो वो इस रिस्क पे हैं कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान प्रीक्लेम्सिया हो सकती हैं। और प्रीक्लेम्सिया अगर उनको हो जाए तो प्रीक्लेम्सिया की एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो ईक्लेम्सिया है, जो कि एक जनरलाइज सीजर की कंडीशन होती है। तो वो रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, यानी अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में यानी प्रेगनेंसीज हो रहे हैं और उनमें से जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसमें अगर प्रीक्लेम्सिया हो जाए एक वुमेन को, यानी जो उसकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें अगर उसको प्रीक्लेम्सिया हो जाए किसी भी वजह से, तो फिर उसके जो दूसरे और तीसरे और चौथे जो जितने भी प्रेगनेंसीज होंगे फ्यूचर में, तो उन प्रेगनेंसीज में वो रिस्क पे है कि उसको दोबारा प्रीक्लेम्सिया हो सकती हैं। और अगर जो बच्चे होते हैं वो ट्विन्स होते हैं, यानी मोर देन वन अगर बेबी होता है, एक मदर के यूट्रस में मोर देन वन बेबीज़ होते हैं, तो वो इस रिस्क पे होते हैं कि उनको प्रीक्लेम्सिया हो। क्रोनिक हाइपरटेंशन जिन वुमेन को होती है, यानी कुछ वुमेन होते हैं ना जिनको एसेंशियल हाइपरटेंशन होती हैं, तो एसेंशियल हाइपरटेंशन वाले वुमेन जब शादी करते हैं तो फिर उनके जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी प्रीक्लेम्सिया के क्या रिस्क होता है उनको कि उनको प्रीक्लेम्सिया हो सकती हैं। जिन वुमेन्स को टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो भी इस रिस्क पे है कि उनको भी प्रीक्लेम्सिया होता है। किडनी डिजीज़ अगर किसी वुमेन को है, ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर किसी वुमेन को है, और एक और भी कंडीशन है, ये जो वुमेन जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो यूज़ करते हैं, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स के जो टेस्ट ट्यूब बेबी की जो प्रोडक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, जिन लोगों के यूट्रस में वो प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल नहीं होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बेबी जो है वो ग्रो की जाती है। यानी मदर से वो ओवम ले लेते हैं और फादर से स्पर्म लेके वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको मिक्स करके वहाँ पे वो उसको ग्रो करते हैं और फिर उसको यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। तो इसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उस बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं फिर। तो इसमें इनमें ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जो सिचुएशन होते हैं तो उनमें ज़्यादातर फाइंड किया गया है कि उन मदर्स को फिर प्रीक्लेम्सिया होती हैं, उन वुमेन को। तो ये इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें जिस तरह नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की ग्रोथ होती है तो उस तरह प्लेसेंटा की ग्रोथ इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में नहीं होती जिस तरह नॉर्मल में होती है। तो इसी वजह से इस प्लेसेंटा की जो एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है, जो सही तरीके से ग्रोथ नहीं होती, तो इस वजह से फाइंड आउट हुआ है कि उनमें प्रीक्लेम्सिया होता है। तो इस प्रीक्लेम्सिया की वजह से फिर एक्लेम्सिया होना, और प्रीक्लेम्सिया अगर अगर वो माइल्ड है तो कोई इतना वो नहीं है, ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन अगर वो सीवियर हो जाती हैं तो उसकी वजह से एक्लेम्सिया होता है। और एक्लेम्सिया इसमें सीज़र होते हैं, जनरलाइज सीज़र, तो ये फिर सीवियर चीज़ होती है, इसकी वजह से भी मैटरनल मोर्टेलिटी काज होती है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को स्टूडेंट्स इसको डिस्टोशिया भी कहा जाता है। डिस्टोशिया मीन्स के डिफ़िकल्टी लेबर, यानी अगर बच्चे की हेड की जो साइज़ है वो मदर के बर्थ कैनाल के साथ वो मैच नहीं करती है, यानी साइज़ हेड की बड़ी होती है और बर्थ कैनाल की उससे छोटी होती है, तो पैदाइश के वक्त फिर वो सही तरीके से उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती, मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो उसको कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फिर उसको कहा जाता है डिस्टोशिया। तो इस दौरान भी यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से बहुत सारे, अगर मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस है और बच्चा भी डायबिटिक मदर का बच्चा है तो उसका हेड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो बहुत मसले होते हैं उनकी वजह से फिर इसको बहुत ज़्यादा इसकी डिलीवरी में डिफ़िकल्टी होती है, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फिर इसको डिस्टोशिया कहा जाता है। तो इसकी वजह से भी मैटरनल मोर्टेलिटी काज होती हैं। बट वाई डू दीज वुमेन डाई, द थ्री डिलेस मॉडल, ये लोग क्यों, ये वुमेन मरते हैं, क्यों इनकी डेथ काज होती हैं? तो इसके थ्री डिले मॉडल है, यानी वो तीन किस्म की डिले कर देते हैं। तीन डिले जब उनसे हो जाती हैं तो इन तीन डिलेज की वजह से उनकी डेथ काज होती हैं। वो तीन डिलेज क्या हैं? फर्स्ट डिले है डिले इन डिसीजन टू सीक केयर। वो क्या करते हैं, वो इस काम में देरी कर देते हैं, इस काम में वो वक्त ज़्यादा लेते हैं कि वो जो है वो केयर तलाश करे, वो अपने लिए केयर तलाश नहीं करते। इसका क्या मतलब है? या तो लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लिकेशन, वो अपनी जो कॉम्प्लिकेशन है उनके प्रेगनेंसी से रिलेटेड या तो वो उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं,
या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ मैटरनल डेथ, या उनका मुआशरा इस तरह है कि वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती है, जो मैटरनल डेथ है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, वो इस तरह समझते हैं कि क्या हुआ अगर एक खातून मर गई तो दूसरी शादी कर लेंगे, अगर इस तरह वो समझते हैं, यानी वो सीरियस नहीं लेते हैं, इस डेथ को डेथ नहीं समझते हैं, तो फिर उस वजह से वो सीख यानी केयर तलाश नहीं करते हैं, या तो वो कॉम्प्लिकेशन को नहीं समझ पाते इसलिए केयर तलाश नहीं करते हैं, या तो लो स्टेटस है वुमेन की, वुमेन को जानवरों की तरफ उनके साथ सलूक की जाती हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो वो जितना भी रो ना रोए तो उसको कोई नहीं वो देखता, उसको कोई अहमियत नहीं देता कि ये इसको क्या कॉम्प्लिकेशन है या क्यों ये इस तरह कर रही है। वही बात के वो जो सांस वगैरह होते हैं उस घर में तो वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे ये था, हमने कहाँ वो केयर किया था, हमने कौन से हॉस्पिटल में वो बर्थ दिया था बच्चों को। तो इस तरह वो जो अपनी जो बुरे रिवायात होते हैं उनको चलाते आ रहे होते हैं, तो इस वजह से उनकी डेथ काज होती हैं, वो केयर नहीं तलाश करते अपने लिए। सोशियो कल्चरल बैरियर्स टू सी केयर, उनके कुछ सोशियो कल्चरल बैरियर्स होते हैं, जैसा कि उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो उनको अलाउ नहीं करते हॉस्पिटल में जाना, वो कहते हैं कि खातून जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह के बहुत सारे मुआशरे हैं, अभी भी बहुत सारे मुआशरे हैं। हम अपने इर्द गिर्द में अपने पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मुआशरे हमें मिलते हैं कि जिनमें ये अभी तक चलती आ रहे हैं। तो ये सब चलने की वजह से वो लोग डिले कर देते हैं, वो अपने लिए केयर तलाश नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उनकी डेथ काज होती हैं। दूसरा डिले क्या है? डिले इन रीचिंग केयर, वो केयर तो तलाश करते हैं लेकिन उस केयर की जगह तक पहुंचने में वो देरी कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं? तो माउंटेन्स, आइसलैंड, रिवर्स, पुअर ऑर्गेनाइजेशन, या तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तरतीब सही से नहीं होती हैं, वो जो हेल्थ सर्विस जिसमें उनको जाना होता है वो किसी ऐसी जगह पे रखी गई है कि जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, या फिर जो पहाड़ी इलाके वगैरह के दूर दराज के जो पेरिफेरी के इलाके होते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि रास्ते ख़राब हो जाते हैं, कहीं पे पहाड़ गिरी होती हैं, कहीं पे वो जो है फ्लूड आया होता है और उसने सारा रास्ता ख़राब कर दिया होता है, तो वो उस जगह तक पहुँच नहीं पाते जहाँ पे उनको केयर मिलनी थी, तो इस वजह से भी डेथ काज होती हैं। डिले इन रिसीविंग केयर, और जो थर्ड डिले है वो केयर रिसीव करने में वो डिले कर देते हैं। तो केयर रिसीव करने में डिले किस तरह कर देते हैं? सप्लाईज पर्सनल, या तो वो जो सप्लाईज उनको जो हेल्थ केयर की होनी थी वो सही वक्त पे नहीं होती, वो तो पहुंच चुके होते हैं, वो हॉस्पिटल में वो जहाँ पे उनको केयर की जगह है जो सर्विस मिलती है वहाँ तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको रिसोर्सेज सही तरीके से सप्लाई नहीं की जाती। वहाँ पे पर्सनल जो लोग या वहाँ पे बैठे होते हैं तो वो ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने बस डिग्री ली होती है घर बैठे बैठे, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है, उनको खुद कुछ किसी चीज़ का नहीं पता होता, स्किलफुल लोग होते हैं, अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, तो फिर उसकी वजह से उनको केयर रिसीव होने में डिले होती हैं। पुअरली ट्रेन पर्सनल विद पनिटिव एटीट्यूड, ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद ही ट्रेन नहीं होते, बिल्कुल पुअरली वो ट्रेन होते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अपने घरों में बैठ के ये डिप्लोमा वगैरह ले लेते हैं और उनका पता ही नहीं चलता, वो कभी भी अभी भी रिसेंटली जो जितने भी पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं तो उनमें अगर आप चेक कर ले तो वहाँ पे जो LHVs और ये जो टेक्नीशियंस डिप्लोमा वाले जो जितने भी लोग हैं वो जो पढ़ते हैं, तो अब अगर कॉलेज में जाके देखेंगे तो आपको स्टूडेंट्स में से जो हाफ स्टूडेंट है वो अपने घरों में कोई खेती में काम कर रहा होता है, तो कोई क्या, और वो सारे वहाँ पे बैठे उनको डिप्लोमा मिल जाती हैं और कल को वो आके हॉस्पिटल में आके बैठ जाते हैं, उन्होंने स्टेथोस्कोप थामी होती है हाथ में वो लेके, और वो जो है इलाज जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, कैनुला भी वो करते हैं, वो इंजेक्शन भी लगा देते हैं, डोजेज़ वो एडजस्ट कर करके लोगों को ड्रग के डोजेज़ लगा देते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता और वो ये सब कुछ करते रहते हैं। तो फिर उनकी वजह से ये डेथ काज होती हैं, ये जितने भी डेथ काज होते हैं, और उनकी पनिटिव एटीट्यूड होती हैं। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह डील करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल जो है पनिटिव मीन्स कि वो सज़ा दे रहे हो, तो वो इस तरह वो बिहेव करते हैं उनके साथ, उन पेशेंट्स के साथ, उन मदर्स के साथ। तो फिर उनकी क्या होती है, इस वजह से डेथ काज होती हैं। या फिर फाइनेंसेस, वो पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे केयर प्रोवाइड हो रही है, लेकिन वहाँ पे लोग उनसे इतने पैसे डिमांड करते हैं कि वो बेचारे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और इस अफोर्ड ना करने की वजह से वो केयर रिसीव नहीं कर पाते हैं। ये जो
मिडवाइफरी वाले लोग होते हैं या फिर जो एलएचवीज होते हैं, ये एलएचवी मिडवाइफरी करते हैं और फिर जाके ये जो पेरिफ्रीज वगैरह है वहाँ पे जाके ये एक डिलीवरी के पता नहीं कितने हज़ार रुपए और कितने वो डिमांड देते हैं। तो उन डिमांड्स की वजह से फिर वो नहीं वो अटेंड कर पाते, वो फिर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वो गरीब होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर उस हॉस्पिटल में अगर जो उनसे डिमांड हो रही है वो नॉर्मल है, नॉर्मल डिमांड उनसे हो रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इस नॉर्मल डिमांड को भी पूरा नहीं कर सकते, तो इसी वजह से फिर उन मदर्स की डेथ काज होती है। तो ये 3 डिलेज आपने याद रखनी है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिफाइनिंग टारगेट पॉपुलेशन, यानी टारगेट पॉपुलेशन कौन है उसका इस स्लाइड में आप पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ उन टारगेट पॉपुलेशन में कैसी होती है। The target population of a service include for whom the service is primarily or solely intended, यानी किसी सर्विस की अगर हम बात करें और उस सर्विस के लिए अगर हम कहें कि टारगेट पॉपुलेशन, तो एक सर्विस ख़ास तौर पर किसी के लिए बुनियादी तौर पर और सिर्फ उनके लिए अगर इरादा किया है कि ये उनके लिए है, तो वो पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किन लोगों के लिए करते हैं, जिन लोगों की एज 15 से लेके 49 तक होती हैं, तो उन वुमेन की, और मेल्स का भी यही है। रिप्रोडक्टिव एज में मेल्स और वुमेन्स दोनों के लिए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो सर्विसेज है, इसके लिए जो टारगेट पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं। लिखा है दीज पीपल मे बी ऑफ ए सर्टेन एज और सेक्स और मे हैव अदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो टारगेट पॉपुलेशन होती है तो ये या तो किसी ख़ास एज के होते हैं या ख़ास जेंडर के होते हैं, मेल या फीमेल्स, या फिर ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के भी हो सकते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीक्लेम्जिया के लिए मेजर्स कर रहे हैं, तो सिर्फ वो वुमेन जिनको प्रीक्लेम्जिया हो उनको हम टारगेट पॉपुलेशन कहेंगे। इस प्रीक्लेम्जिया के सर्विसेज के लिए वो सिर्फ हमारे टारगेट पॉपुलेशन है, कि उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक मिलती है कि उन सबको प्रीक्लेम्जिया है और हम उनके लिए प्रीक्लेम्जिया को मिनिमाइज करने के लिए मेजर्स कर रहे हैं। अब देखिए वो कौन है, तो लिखा है कि वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, यानी जो प्रेगनेंसी गेन कर सकते हैं ऐसे वुमेन जिनकी एज 15 से लेके 49 तक है, तो ये चाइल्ड बियरिंग एज के लोग हैं, ये टारगेट पॉपुलेशन है। एडोलेसेंट हैं, एडोलेसेंट्स जो दोनों फीमेल्स भी उसमें आती हैं, मेल्स भी उसमें आती हैं। और अंडर 5 एज चिल्ड्रंस हैं, अंडर 5 एज चिल्ड्रन में इसमें भी मेल भी आती हैं और फीमेल भी आती हैं, और ये एक टारगेट पॉपुलेशन है अगर हम इनके लिए कोई ख़ास किस्म का केयर जो है वो सर्विस देना चाहें। वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, अब देखिए कि ये जो वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज हैं तो इनको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस इनमें हैं, इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कैसी है, कौन कौन से मेजर्स की इनको ज़रूरत है। तो लिखा है वुमेन एलोन आर एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब बात आती है तो हम वुमेन को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं चाइल्ड बियरिंग की, तो वो माँ की होती हैं, वो मदर की होती हैं। देखिए कि वो वुमेन जो है वो एलोनली, वो अकेले ही जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके रिस्क होते हैं, वो प्रेगनेंसी से लेके चाइल्ड बर्थ तक वो फेस करती हैं, वो रिस्क पे होते हैं। Women face high risk in preventing unwanted pregnancies. They bear the burden of using the suffering potential side effect from most contraceptive methods, and they suffer from the consequences of unsafe abortion. जो वुमेन होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर किए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किए जाते हैं, चाहे कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो, चाहे वो जो भी मेथड हो, इंजेक्शन वगैरह हो या कोई डिवाइसेस वगैरह हो, तो वो वुमेन फेस करते हैं। उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि हर कंट्रासेप्टिव मेथड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उनके बर्डन को और उनके साइड इफ़ेक्ट को बर्दाश्त करना ये उन वुमेन पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं तो उनकी एक सबसे ज़्यादा जो वो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि वो ब्लड क्लॉटिंग काज करते हैं और साथ में वो हाइपरटेंशन काज करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग और हाइपरटेंशन का रिज़ल्ट क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मींस कि उनको फिर उनकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से। तो इतना उन पे ये बर्डन होता है कि इन कंट्रासेप्टिव्स को यूज़ करने की वजह से उनकी डेथ भी फिर काज होती हैं।
तो इसीलिए कहा गया है कि वो इन बर्डन को बर्दाश्त करती हैं। इसके अलावा जो अनसेफ एबर्शन के जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो नताइज होते हैं कि अबर्शन हो गया, अबर्शन करवाई गई और अनसेफ अबर्शन करवाई गई और उसके जो नताइज होते हैं वो भी, चाहे वो डेथ हो तो वो भी उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। Women are more vulnerable to contracting and suffering complication of many sexually transmitted infection including HIV, AIDS। और जो वुमेन होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू मेन ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के जो कम्प्लिकेशंस होते हैं फिर वो इसके सामने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वो इन कम्प्लिकेशंस की वजह से उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट उन पे होते हैं। डेथ एंड इलनेस फ्राम रिप्रोडक्टिव काजेज़ आर हाईएस्ट अमॉन्ग पुअर वुमेन एवरीवेयर। हर जगह पे जो पुअर वुमेन हैं, जिनको पुअर वुमेन मीन्स कि जो पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, जो अनइक्वलिटी ऑफ जेंडर फेस कर रहे हैं, जो लो वुमेन स्टेटस फेस कर रहे हैं, तो वो लोग उनमें रिप्रोडक्टिव काजेज़ की वजह से डेथ और इलनेस हाईएस्ट लेवल पे होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई एडोलेसेंट्स की। अब देखें, एडोलेसेंस एक ऐसी एज ग्रुप है कि इसमें यानी एक ऐसी टारगेट पॉपुलेशन है कि इसमें अगर हम इनको सही तरीके की केयर प्रोवाइड करें, इन पे अगर हम कंसर्न करें, इन पे फोकस करें और इस एज में इनकी काउंसलिंग वगैरह जितना भी हमसे हो सके उतना मेजर हम करें। हम मीन्स के जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स वगैरह हैं ये लोग अगर करें तो फिर जाके ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है इसी एज से। लिखा है एडोलेसेंट्स लेक रिलिएबल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड दस द बेसिक नॉलेज टू मेक रिस्पॉन्सिबल चॉइस रिगार्डिंग देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। यानी ये जो एडोलेसेंट्स होते हैं तो इनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती है, इनको कुछ भी रिलिएबल इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती है, इनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई कंसर्न नहीं होती हैं। इसी वजह से जो बेसिक नॉलेज होती है अपने लिए रिस्पॉन्सिबल चॉइस करने में अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से रिलेटेड, तो वो ये लोग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंफॉर्मेशन अगर ना हो तो आप फिर किस तरीके से चॉइस कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। तो इसीलिए ये भी अपने लिए अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से रिलेटेड सही रिस्पॉन्सिबल चॉइस नहीं कर पाते क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन इस एज में हासिल नहीं होती रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। In many countries around the world, leaders, community members, and parents are reluctant to provide education on sexuality to young men and women for fear of promiscuity। यानी बहुत सारे ऐसे दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक हैं जिनमें जो लीडर्स होते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, इवन के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी रिलेक्टेंट फील करते हैं। रिलेक्टेंट फील करने का मतलब है कि वो नारज़ामंद है, वो इसमें वो जो है अपनी रज़ामंदी शो नहीं करते, वो नारज़ामंद होते हैं कि अपने बच्चों को वो सेक्सुअलिटी के बारे में एजुकेशन दे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के बारे में वो एजुकेशन दे, तो वो इस पे रज़ामंद नहीं होते हैं। क्यों रज़ामंद नहीं होते हैं? क्योंकि उनको फियर ऑफ प्रोमिस्क्यूटी होती है। वो इस चीज़ से डरते हैं, वो इस तरह सोचते हैं कि अगर ये इस एज में, एडोलेसेंट एज में, ये जो यंग मेन और वुमेन होते हैं तो इनको अगर इस बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में एजुकेशन दिया जाए, इनसे इससे रिलेटेड बातें किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसको कॉमन लेंगे और वो आज़ादाना मेल जोल करेंगे। प्रोमिस्क्यूटी का मतलब ये है कि आज़ादाना मेल जोल करना, इसको यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉमन लेना। तो वो पेरेंट्स, वो लीडर्स, वो कम्युनिटी मेंबर्स वो इसीलिए रज़ामंद नहीं होते हैं कि वो उनको ये डर होता है कि अगर इनको इस सेक्सुअलिटी के बारे में, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स वगैरह के बारे में अगर एजुकेशन दिया जाए तो ये लोग जो है इसको कॉमन बना देंगे, इसको फिर जो है वो बिल्कुल कॉमन बना देंगे। तो इसी डर से वो इनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते। Many adolescents are already sexually active often at a very young age। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे एडोलेसेंट जो होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एडोलेसेंट्स मौजूद होते हैं जो कि ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। मीन्स के सेक्सुअली एक्टिव मीन्स के हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन। तो इस तरह और इस वेरी यंग एज में, तो फिर इससे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। The reproductive status of young people in terms of sexual activities, contraceptive use, childbearing, and sexually
transmitted infection lays the foundation for country's demographic feature। और ये जो यंग पीपल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेटस होती हैं, यानी किस किस बेस पे, किस ज़ाविये से, उनके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ज़ाविये से, उनके कंट्रासेप्टिव यूज़ के ज़ाविये से, उनके चाइल्ड बियरिंग के ज़ाविये से, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के ज़ाविये से। तो ये बहुत ज़्यादा जो कंट्री के जो डेमोग्राफिक फ़ीचर होते हैं, जो मर्दमशुमारी के जो फ़ीचर्स होते हैं, तो उन पे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। यानी प्रॉब्लम्स जो है वो इन्हीं चीज़ों से अराइज़ होती हैं। कैसे जो वेरी यंग पीपल होते हैं एडोलेसेंट एज में, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो बच्चों जैसी, उनकी बच्चे हैं वो 18 एज से कम जो होते हैं उनको हम बच्चे कहते हैं। तो यही 18 एज की स्टेज होती है एडोलेसेंट्स की। तो वो बच्चे होते हैं, उनको किसी चीज़ की सही सही गलत की ही उनको समझ नहीं होती। तो उस टाइम उनकी ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेटस होती है इन टर्म ऑफ एनीथिंग, एनी वो एक्टिविटीज़, तो फिर ये फिर मुसीबत बन जाती है, ये फिर एक कंसर्न की बात बन जाती है डेमोग्राफिक फीचर्स में। During adolescence, normal physical development may be adversely affected by inadequate diet, excessive physical stress, or pregnancy before physiological maturity is attained। यानी एडोलेसेंस एज के दौरान, इस एज के दौरान क्या होता है, नॉर्मल जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो एडवर्सली अफेक्टेड होती हैं। किन किन वजूहात से? अगर वो सही तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस उनके ऊपर आ गई है, अगर वो यानी उनमें फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी आने से पहले उनकी वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ऐसे वुमेन जो एडोलेसेंट एज में प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो वो तो खुद ही फिजियोलॉजिकली वो मेच्योर नहीं होते हैं। तो अब उनकी अगर इस एज में शादी हो जाती हैं और फिर उनके बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए इसको मैनेज करना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फिर बनते हैं। एडोलेसेंट्स आर हाई रिस्क ऑफ एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड अनसेफ एबॉर्शन। और ये जो एडोलेसेंट होते हैं, अगर ये प्रेगनेंसी इनकी हो जाती है तो फिर ये उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, और उस अबॉर्ट करवाने की वजह से, अनसेफ एबॉर्शन की वजह से इनको इस तरह भी हो सकता है कि बिल्कुल जो है उसके बाद ये पूरी ज़िंदगी के लिए इनफर्टाइल हो जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इनको लग जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो फिर तबाह होकर रह जाती हैं। ये इनफर्टाइल भी होते हैं और साथ में बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ इनमें आ जाती हैं। कंडीशंस ऑफ वर्क आर डिज़ाइंड फॉर एडल्ट्स rather than adolescent and put them at greater risk of accidental injury and death। यानी अगर ऐसे काम जो कि एडल्ट्स के लिए डिज़ाइन हो और वो एडोलेसेंट करे, एडोलेसेंट के ऊपर आ जाए, तो वो उनको ग्रेटर रिस्क में डालती हैं कि उनको एक्सीडेंटल इंजरीज उनकी वजह से हो सकती हैं, उनकी डेथ उसकी वजह से काज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि एक एडल्ट के लिए रिप्रोडक्टिव एज है, यानी एक एडल्ट जो है वो अगर शादी करे और वो जो प्रेगनेंसी के जो जितने भी बार्डन होते हैं वो फेस करे, तो उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा वो जितना कि वो एडोलेसेंट के लिए होगा। और इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर होती हैं, तो चाइल्ड लेबर, अब दोनों यहाँ पे दोनों सेक्स आ रहे हैं ना, कि फीमेल भी मेल भी। तो फिर चाइल्ड लेबर वो होती है, अक्सर लोग जो है इस एडोलेसेंट एज में बच्चों से, ख़ास करके जो मेल बच्चे होते हैं, तो उनसे वो मजदूरियाँ वगैरह करवाते हैं, बहुत ज़्यादा काम उनसे लेते हैं। तो ये चाइल्ड लेबर की वजह से भी वो बहुत सारे, क्योंकि वो काम एडल्ट्स के लिए डिज़ाइन होते हैं और वो बच्चे करते हैं, तो इस वजह से वो एक्सीडेंटल इंजरी उनकी हो जाती है और डेथ भी काज इसकी वजह से हो सकती हैं। करंट हेल्थ सर्विस आर जनरली नॉट ऑर्गेनाइज टू फुलफिल द रिप्रोडक्टिव नीड एंड डिमांड ऑफ एडोलेसेंट। अभी जो करंट जितने भी सर्विसेज चल रही है, तो वो इस तरह उनको तरतीब नहीं दी गई है, इस तरह उनको नहीं रखा गया है कि वो एडोलेसेंट के जो डिमांड है, रिप्रोडक्टिव नीड्स जो है उनको पूरा कर सके या इन पर पूरा उतर सके। तो इस तरीके से वो मैनेज नहीं हुए हैं। अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, जो अंडर 5 चिल्ड्रंस होते हैं, यानी 5 साल के जो बच्चे होते हैं। तब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 साल के बच्चों का क्या ताल्लुक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो इनका बहुत बड़ा ताल्लुक है। ताल्लुक इस बेस पे है कि अगर इनकी सेहत 5 साल से ही अच्छी होगी, अगर इनकी न्यूट्रिशन वगैरह का 5 साल से ही सही तरीके से ख्याल रखा जाता आ रहा है, तो फिर ये आगे जाके बिल्कुल जो है वो वेल बीइंग वाले वो बनेंगे, लोग बनेंगे, और फिर इनको कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी नहीं होंगी। तो लिखा है कि चिल्ड्रंस हेल्थ इज बेस फॉर हेल्थी एडोलेसेंस एंड चाइल्ड बियरिंग एजेस। कि चिल्ड्रन की जो बच्चों में जो उनकी हेल्थ है वो बेस बनती है, वो बुनियाद है
अगर बच्चे हेल्थी होंगे तो एडोलेसेंस भी हेल्थी होंगे, और एडोलेसेंस अगर हेल्थी होंगे तो वो फिर जो चाइल्ड बियर करेंगे तो वो चाइल्ड बियरिंग भी हेल्थी होगी. Proper health service for children serves to increase the opportunities of women to have contact with the health institution. यानी proper health service बच्चों को किस तरीके से मिल सकती हैं? अगर वुमेन को ये अपॉर्चुनिटी हासिल है कि वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट कर सके, वो हॉस्पिटल जा सके, वो जो जितने भी सर्विसेज होते हैं हेल्थ के वो अटेंड कर सके, तो तभी जाके बच्चे को भी ये सर्विसेज मिल सकते हैं. द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज इनसेपरेबल. यानी जो बच्चे और जो मदर की जो हेल्थ है वो एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल है. क्यों इनसेपरेबल है? क्योंकि अगर वुमेन हेल्थी होगा तो उसका बच्चा भी हेल्थी होगा. अगर कुछ लोग होते हैं ना जो इस तरह सोचते हैं कि माँ को तो चलो वो उसको छोड़ दो, वो उसका जो भी हो बस हो जाए, लेकिन बच्चा जो है वो सेहतमंद होना चाहिए, तो ये कभी नहीं हो सकता. अगर माँ सेहतमंद है तो एक सेहतमंद माँ का बच्चा भी सेहतमंद होगा, अगर माँ सेहतमंद नहीं है तो उसका बच्चा भी सेहतमंद नहीं हो सकता. The morbidity and mortality of children in इथोपिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. जो इथियोपिया है, इथियोपिया ये एक कंट्री है साउथ अफ्रीका का. तो साउथ अफ्रीका का ये जो कंट्री है इसमें मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट जो है वो चिल्ड्रन की वो पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है. क्योंकि इसमें भी इसी तरह है कि जो वुमेन हैं उनका सही तरीके से उनके हेल्थ पे काम नहीं हो रहा है, उनको सर्विसेज सही तरीके से प्रोवाइड नहीं है, तो इसी वजह से उनके बच्चे जो है वो मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी का शिकार हैं. Bearing high number of children has adverse consequences on health of the mother, the general income distribution and health status of the family. यानी अगर ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे हैं, यानी बच्चे अगर ज़्यादा है तो फिर इसका एडवर्स इफेक्ट होता है उस मदर की सेहत पे. यानी जितने ज़्यादा हर एक प्रेगनेंसी में मदर को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और डेथ का रिस्क होता है. तो जितने ज़्यादा प्रेगनेंसीज होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, तो उतना ज़्यादा उस मदर को जो है वो इफेक्ट ज़्यादा होगा उस पर. और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली में और जो हेल्थ स्टेटस है फैमिली की तो वो भी कंप्रोमाइज़ होगी. फैक्टर अफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो फैक्टर अफेक्ट करती है उनमें बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है, सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है. यानी बहुत सारे बायोलॉजिकल ऐसे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ इफेक्ट होती हैं. बहुत सारे सोशियो कल्चरल सोसाइटी में कल्चर की वजह से ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ इफेक्ट होती हैं. इकोनॉमिक फाइनेंस की वजह से हेल्थ इफेक्ट होती हैं. तो इनको डिस्कस करेंगे हम इकट्ठे कि यानी ये जो हम आगे पढ़ रहे हैं फैक्टर इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये जितना भी है तो इसमें ये सब एक साथ मौजूद है. बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स भी, सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स भी और इकोनॉमिक भी. तो लिखा है poor health and poor nutrition can affect our reproductive health, is associated with underweight children, increased morbidity and mortality rate among children. अगर poor health है, poor nutrition है, यानी इकोनॉमी सही नहीं है, poor health है, poor nutrition है, तो फिर reproductive health affect होता है और इसकी वजह से बच्चे underweight होते हैं, उनकी वेट वो बाय बर्थ जो है वो लो बर्थ वेट उनकी होती है, मॉर्बिडिटी का शिकार होते हैं, डिजीज़ उनमें आ जाती है, मोर्टिलिटी रेट भी उनकी बढ़ जाती है, उनकी डेथ भी इस वजह से काज हो जाती है. सेम इज़ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन मेल जो लोग होते हैं, जो फादर्स होते हैं, तो उन पे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. ये बायोलॉजिकल डिटरमेंट है कि देयर आर सेवरल मॉडिफाइबल फैक्टर अफेक्टिंग semen quality including air pollution, use of pesticides and harmful chemicals, exposure to excessive heat and can lead to decreased male fertility. यानी ये मॉडिफाइबल फैक्टर हैं, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है कि इनकी वजह से सीमेन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, मेन इनफर्टाइल हो जाता है, मेन की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है. एयर पोल्यूशन की वजह से, पेस्टिसाइड के यूज़ की वजह से, अगर कोई बंदा है वो पेस्टिसाइड्स का वो ज़्यादा यूज़ है उसके एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से, हार्मफुल केमिकल्स की वजह से, अगर हीट एक्सेसिव हीट को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो ये सब कुछ मेल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं. तो इनको मॉडिफाई किया जा सकता है. रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन रेंज फ्राम 15 to 44 और 15 to 49. रिप्रोडक्टिव एज या तो 15 to 44 हम ले सकते हैं या फिर 15 to 49 हम ले सकते हैं. तो early and child marriages means losing the chance to gain life experience, education, opportunities to work. ये जो early और child marriages है, यानी
एडोलेसेंस एज में शादी हो जाना, बचपन में ही शादी हो जाना, यानी बहुत छोटी एज में शादी हो जाना। तो इससे क्या होता है, इससे उन लोगों की जिनकी शादी हो जाती हैं तो उनके जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वो लॉस होते हैं, उनकी एजुकेशन लॉस होती हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम करने की और यानी प्रोडक्टिव लाइफ अपनी बनाने की, तो वो सब कुछ लॉस हो जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड मेन मैरी लेटर देन वुमेन, यानी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो वुमेन जो है वो बहुत छोटी छोटी एजों में उनकी शादियां हो जाती हैं, और जो मेन हैं तो उनका ये नहीं है, क्योंकि वो बड़े होकर शादी करते हैं। वो ख़वातीन की तरह छोटी एजों में उनकी शादी नहीं होती। ये क्यों होता है? क्योंकि जेंडर इनइक्वेलिटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें ख़वातीन को खुद की शादी पे वो फ़ैसला करने का इजाज़त नहीं होता, उनको नहीं फ़ैसला करने देते। तो इस वजह से उनकी बहुत छोटी छोटी एज में शादियां हो जाती हैं और फिर उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बनते हैं। Very early childbearing brings increased risk of complication or even death, and adolescent girls are in a weak position to negotiate or have access to contraception to prevent pregnancies or to refuse sexual relation। यानी अगर बहुत छोटी छोटी एज में वो चाइल्ड बियर करते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, इवन डेथ इसकी वजह से काज होती है। और जो एडोलेसेंट गर्ल्स होते हैं तो वो उनकी माइंड भी बहुत छोटी होती है, उनकी माइंड भी इतनी डेवलप नहीं हो चुकी होती है, वो इतना मेच्योर नहीं होते हैं। इसीलिए वो जो कंट्रासेप्शन यूज़ करना है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर सेक्सुअल रिलेशन को रिफ्यूज़ करना, तो इन सब चीज़ों पे वो निगोशिएट नहीं कर पाते। वो इन चीज़ों पे गुफ्तशनीद नहीं कर पाते, मीन्स कि वो बातचीत नहीं कर पाते। वो इसको सही तरीके से वो निगोशिएट कर सकते, उनकी एसेस नहीं होती कंट्रासेप्शन से। तो इसी वजह से कंट्रासेप्शन तक उनकी एसेस ना होने की वजह से उनको एयरली प्रेगनेंसीज हो जाते हैं और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। जेंडर इनइक्वेलिटी लिमिट वुमेन्स एंड गर्ल्स कंट्रोल ओवर देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव लाइव्स, यानी गर्ल्स और वुमेन्स की जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव लाइफ होती हैं तो उन पे उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है ज़्यादातर वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादातर मेल वो डोमिनेंट सोसाइटी है। तो इसी वजह से वो अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। सेक्सुअल वॉयलेंस एंड coercion means any act or attempt to obtain a sexual act, female genital mutilation and pressure of marry and start बियरिंग चिल्ड्रन एट एन अर्ली एज। यानी क्या होता है, ये जो वुमेन होती हैं तो ये छोटी छोटी एज में ये कॉर्जन का शिकार होती हैं, वोलेंस का शिकार होती हैं। कॉर्जन मीन्स के फोर्सफुली थ्रेटफुली अगर किसी चीज़ के लिए परसुएट किया जाए किसी बंदे को तो उसको कहा जाता है कॉर्जन। कि क्या किया जाता है, सेक्सुअल वोलेंस उनके साथ किया जाता है, कॉर्जन उनकी की जाती है, मतलब कि एन एक्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेक्सुअल एक्ट, यानी उन पे कोर्जन की जाती है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है सेक्सुअल एक्ट के लिए, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया था, तो इसके लिए और उनको शादी करने के लिए उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, और फिर बच्चा पैदा करने के लिए भी उन पे जो है वो फोर्स किया जाता है। तो इनकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। इसी जेंडर इनइक्वेलिटी की वजह से फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि ज़्यादातर वुमेन फेस करती है। पुएरिटी तो अफेक्ट हेल्थ एंड काज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पुएरिटी जहाँ पे होती है तो वहाँ पे हेल्थ भी ख़राब होता है और बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। हाई फर्टिलिटी रेट कैन एग्जैजरबेट एंड परपिचुएट्स पुएरिटी बोथ ऑफ इंडिविजुअल एंड कंट्रीज। और हाई फर्टिलिटी रेट जहाँ पे होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, हाई फर्टिलिटी रेट होती है, तो ये पुएरिटी को मज़ीद बढ़ा देती है, एग्जैजरबेट करती है और उसको परपिचुएट्स करती है। परपिचुएट्स मीन्स के बरकरार रखना, ये गुर्बत को मज़ीद बढ़ाती हैं और उसको बरकरार रखती हैं इंडिविजुअल्स में भी और कंट्रीज़ में भी। Number of births. Each pregnancy multiplies a woman's chance of dying from complications of pregnancy and childbirth. हर एक प्रेगनेंसी में एक वुमेन को ये ख़तरा होता है कि उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लगे, उसको बहुत सारे जो है वो डेथ की वो वजूहात काज हो, उसकी डेथ काज हो। तो इसीलिए जितने कम प्रेगनेंसीज होंगे उतना ये कॉम्प्लिकेशंस और डाइंग के चांसेस कम होंगे। जितना ज़्यादा नंबर में प्रेगनेंसीज होंगे उतना ज़्यादा उस वुमेन को मरने के चांसेस और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। Complications during pregnancy and childbirth.
कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान? तो लिखा है एवरी ईयर 10 to 15 मिलियन वुमेन a year suffer severe or long lasting illness or disabilities caused by complication during pregnancy and childbirth. हर साल अगर देखा जाए तो 10 to 15 मिलियन वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर और लॉन्ग लास्टिंग इलनेस में मुब्तला हो जाती हैं, डिसेबिलिटीज़ में मुब्तला हो जाती हैं, और वो लॉन्ग लास्टिंग इलनेस और डिसेबिलिटीज़ प्रेगनेंसी के और चाइल्ड बर्थ के कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड होती है. These can be prevented if women have access to antenatal care in pregnancy. इनको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर ये ख़वातीन एंटीनेटल केयर ले, यानी प्रेगनेंसी के दौरान इनको अगर सही तरीके से केयर मिले, स्किल्ड केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ के दौरान स्किलफुल पर्सन अगर मौजूद हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर हो, एंड केयर एंड सपोर्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड के बर्थ के बाद भी केयर और सपोर्ट अगर इनको हासिल हो, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल किए जा सकते हैं. It is particularly important that all birth must be attended by skilled health professionals that can make the difference between life and death. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी डिलीवरीज हो तो वो ऐसे लोग अटेंड करें, ऐसे प्रोफेशनल लोग, स्किलफुल लोग अटेंड करें जो कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क कर सके, जो कि ज़िंदगी को पहचान सके, अहमियत दे सके कि ये ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट होती है. एसेस टू स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ. तो बर्थ के टाइम पे एसेस करना स्किल्ड पर्सनस को कितना ज़रूरी होता है. इट इज़ ए की फैक्टर इन सेविंग लाइफ एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड बेबीज़. ये की फैक्टर है, अगर इसको अटेंड किया जाए तो फिर जिंदगियां बच सकती हैं, मदर की भी और बच्चे के भी. Unsafe abortion. Every year, a quarter of all pregnancies end in an abortion, and a quarter of these abortions are unsafe because they are either performed by someone without the necessary skill to perform in unhygienic condition or both. आप देखिए कि जहाँ पे ये अनसेफ एबॉर्शंस होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ईच ईयर यानी एवरी ईयर, हर साल में एक कतार बन जाता है ऐसे प्रेगनेंसीज़ का जो कि अनवांटेड होती है, और फिर उन प्रेगनेंसीज़ को ख़त्म करने का एक कतार बन जाता है. और फिर ऐसे प्रेगनेंसीज़ को जब ख़त्म किया जाता है, जब बच्चा गिरा दिया जाता है, तो वो ऐसे लोग परफॉर्म करते हैं जो कि जिनके पास उसके लिए जो स्किल चाहिए होते हैं वो स्किल मौजूद नहीं होते, वो अनस्किलफुल लोग होते हैं और अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में वो परफॉर्म करते हैं. तो about 90% of abortion related morbidity and mortality can be avoided if women have access to effective contraception and comprehensive safe abortion care. जिन कंट्रीज़ में abortion अलाउ है तो वहाँ पे अगर वुमेन को सही सेफ एबर्शन केयर मिले तो फिर 90% ऑफ एबर्शन रिलेटेड मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है. और जो इफ़ेक्टिव कंट्रासेप्शन अगर लोग एसेस करें, वुमेन अगर इफ़ेक्टिव कंट्रासेप्शन अगर एसेस करें तो फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ की चांसेस ही नहीं है, और अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ की चांसेस नहीं है तो एबर्शन का कोई वो मतलब नहीं बनता, और एबर्शन नहीं होगा तो फिर रिलेटेड मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी भी नहीं होंगी. Safety and security. Women's safety and security can be undermined in range of setting, including their family, neighborhood, workplace, and community through experience of verbal, physical, and sexual harassment and violence. यानी सेफ्टी की जाए वुमेन्स की, उनके घर के अंदर, उनके नाइबरहुड में, वर्क प्लेस में, कम्युनिटी में उनको उन पे जो है वो कोई वॉयलेंस ना किया जाए, ना उन पे कोई वर्बल वॉयलेंस किया जाए, ना फिजिकल ना सेक्सुअल, इन सब हेरेसमेंट और वॉयलेंस से उनको सिक्योरिटी दिया जाए, उनकी सेफ्टी की जाए, तो फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव की जा सकती है. क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर की क्वालिटी अगर बेहतर हो तो उससे भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव हो सकती है. क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर कैन बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस और आउटकम. उस सर्विस के स्ट्रक्चर को देख के, उस सर्विस के प्रोसेसेस को देख के और उस सर्विस के जो आउटकम हैं उनको देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की क्वालिटी ऑफ केयर है, इस हेल्थ केयर की क्वालिटी कैसी है. रिसीविंग हाई क्वालिटी ऑफ केयर इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ एनी पॉपुलेशन. किसी भी पॉपुलेशन की, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज के हो या फिर किसी और एज के हो, तो उसमें अगर क्वालिटी ऑफ केयर बेहतर हो तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि क्वालिटी ऑफ केयर बेहतर हो. जितना क्वालिटी ऑफ केयर बेहतर होगा उतना जो है वो जानें बच जाएंगी और कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म होंगी. सोशल एंड
इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अगर सोशल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए तो ये कितना असरअंदाज होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। तो लिखा है सोशल इंक्लूजन इनकॉर्पोरेट द डिग्री टू विच वुमेन फील वैल्यूड, कनेक्टेड, एम्पावर्ड एंड एबल टू पार्टिसिपेट विद इन देयर कम्युनिटी। यानी सोशल जो सपोर्ट है वो हासिल हो वुमेन को, कि वुमेन जो है वो यानी वो वैल्यू फील करे, वो कनेक्टेड हो, वो पार्टिसिपेट करे, उनको एम्पावर किया जाए उनकी कम्युनिटी में। Interaction of factors such as poor physical or mental health, inadequate housing or homelessness, exposure to violence and economic insecurity will limit women's ability to integrate with their community and fulfill their potential as a valued citizen। यानी जो इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स होती हैं कि अगर वुमेन जो है उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पुअर है, उनको वो सही घर उनके नहीं है, वो होमलेस है, उनको वॉयलेंस की जा रही है, वो तशद्दुद का शिकार है, उनको इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, तो ये सब चीज़ें एक वुमेन की जो एबिलिटी होती है पोटेंशियली अपने पोटेंशियल्स को यूज़ करके अपने कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने की, तो उन सब से उस वुमेन को दूर कर देती है। और जो एक वुमेन का जो एक कदरमंद शहरी होने का जो हक होता है, वैल्यू सिटीजनशिप का जो हक होता है कदरमंद शहरी होने का, तो ये सब चीज़ें उसको दूर कर देती है इस चीज़ से कि वो एक कदरमंद शहरी हो। Social support can also improve health through a variety of mechanisms, including emotional assistance, caregiving, support for access to treatment, and financial or physical health। ये जो सोशल सपोर्ट होती हैं तो ये हेल्थ को इम्प्रूव करती है, यानी अगर उनको इमोशनल असिस्टेंस हासिल है, उनको केयर गिविंग उनकी हो रही है, उनको केयर मिल रही है, उनको ट्रीटमेंट के लिए एसेस दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन रखा जा रहा है, तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है, इससे बहुत ज़्यादा लेवल तक इम्प्रूव हो सकती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नर्स रोल इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब आप लोगों की क्या रोल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, यानी आप किस तरीके से आप अपना जो है वो रोल अदा कर सकते हो एज ए नर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप हेल्थ प्रमोशन कर सकते हो। हेल्थ प्रमोशन क्या होती है? WHO के मुताबिक द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव द हेल्थ, लोगों को अपने हेल्थ को कंट्रोल करने और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इनेबल करना, इसको कहा जाता है हेल्थ प्रमोशन। कि अगर आप लोगों को इनेबल करते हो, इनेबल मीन्स के उनको इस काबिल बनाते हो कि अपने हेल्थ पे उनका कंट्रोल हो और वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, तो इसको कहा जाता है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन एक नर्स किस तरीके से करेगी? एक नर्स इलनेस को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी, इलनेसेस को प्रिवेंट करेगी, वेलनेस की तरफ लेके जाएगी लोगों को वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, काउंसलिंग करेगी। तो इन तीन चीज़ों के थ्रू हेल्थ को प्रमोट कर सकती हैं। एनकरेज वुमेन इन दियर हेल्थ गोल्स एंड बिहेवियर, हेल्थ गोल्स अचीव करने में, हेल्थी बिहेवियर अचीव करने में आप लोग वुमेन को इनकरेज कर सकते हो। किस तरीके से? आप लोग उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएंगे, उनको पर्सनल हाइजीन की आप इससे रिलेटेड काउंसलिंग करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट और वेल बीइंग के लिए उनको काउंसल करेंगे, हेल्थी लाइफ स्टाइल अचीव करने के लिए और रिस्की बिहेवियर्स को अवॉइड करने के लिए आप उनको एजुकेट करेंगे। आप जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह है उनको प्रिवेंट करने के तरीके उनको बताएंगे, इस पे उनको एजुकेट करेंगे, डाइट और एक्सरसाइज पे उनको एजुकेट करेंगे, उनको काउंसल करेंगे कि वो डाइट अपनी सही रखे, एक्सरसाइज करे। सेक्सुअलिटी इश्यूज़, मेनोपॉज, कंट्रासेप्शन, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, सेक्सुअलिटी इश्यूज़ के बारे में, मेनोपॉज के बारे में, कंट्रासेप्शन के बारे में, प्री और पोस्ट नेटल मीन्स के प्रेगनेंसी से पहले और डिलीवरी के बाद की जो केयर होती है, इन सब चीज़ों पे आप उनको एजुकेट करेंगे। रिकमेंड एंड प्रमोट रेगुलर एग्जामिनेशन, आप उनको रिकमेंड करेंगे और प्रमोट करेंगे कि वो रेगुलर एग्जामिनेशन करें। रिस्पेक्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप उनको इस बारे में बताएंगे कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है इसकी रिस्पेक्ट की जाए, यानी आप उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन मीन्स के जो इमोशनल अट्रैक्शन होती है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए जो इमोशनल अट्रैक्शन फील करता है, तो इसको कहा जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो इसकी अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे और यानी लिखा है इसमें कि इट इज़ एन इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन, कि ये
क्या है, ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है ये एक ड्यूरिंग पैटर्न है। ड्यूरिंग पैटर्न मीन्स कि ये एक ना ख़त्म होने वाली एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, एक रोमांटिक अट्रैक्शन होती है। तो ये इस तरह आप उनको समझाएंगे, उन लोगों को, उन एज ग्रुप को, जिन वुमेंस को आप समझा रही हो, तो उनको आप इस तरह समझाएंगी। ये आप इसलिए उन लोगों को समझाते हो ताकि वो आपको खुल के अपनी हिस्ट्री दे सके, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें, ताकि आप प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई कर सके और इसके लिए फिर सही वाले मेजर्स आप ले सके। तो इसीलिए आप इन चीज़ों का उनको बताते हो। प्रोविज़न ऑफ एंटीनेटल केयर, आप उनको एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हो, और फीटस के ग्रोथ को और उसके वेल बीइंग को आप मॉनिटर करते हो कि फीटस की अगर ग्रोथ हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से मज़ीद वेल बीइंग की तरफ ले जाया जा सकता है। सप्लीमेंटेशन ऑफ रिक्विसाइड विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन्स वगैरह की उनको ज़रूरत है तो उनकी आप सप्लीमेंटेशन करते हो। प्रोमोट एंड इम्प्लीमेंट गुड प्रीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर आप को प्रमोट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो कि प्रीनेटल केयर भी की जाए, मीन्स कि प्रेगनेंसी से पहले ही जो है वो मेजर्स जो है वो स्टार्ट किए जाए। प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होते हैं यानी हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, तो उनको आप प्रमोट करते हो ताकि कॉम्प्लिकेशन से बच सके। प्रमोट डिलीवरी बाय ट्रेंड पर्सनस, इसके अलावा इंश्योर क्लीन डिलीवरी, कि उसमें हाइजीन का सही से ख्याल रखा जाए। प्रमोट एंड मेंटेन ऑप्टिमल डिलीवरी प्रोग्रेस प्रैक्टिसेस, यानी जो ऑप्टिमल डिलीवरी प्रोग्रेस प्रैक्टिसेस है कि डिलीवरी किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है उसका पता लगाना, उसको प्रमोट करना। कि राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ डिलीवरी, जो स्टेज होती है डिलीवरी की उसको आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कब जो है प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और कब इसकी डिलीवरी पॉसिबल है। तो अगर कब पॉसिबल है इसका पता चलेगा तो फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, उन लोगों को फिर मसला नहीं होगा कि उनकी जो है घर पे ही वो डिलीवरी हो जाए, इन सब के मसले नहीं होंगे। फिर प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी, के डिलीवरी किस तरह प्रोग्रेस कर रही है। फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग, के फीटल हार्ट रेट जो है वो कैसी है, वो नॉर्मल है या नहीं। वाइटल साइन की मॉनिटरिंग डिलीवरी के दौरान। एपिजियोटमी और सपोर्टिव केयर बेबी के लिए। एपिजियोटमी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो कट्स लगाए जाते हैं बर्थ केनाल में, कि ताकि बर्थ केनाल जो है वो एबिट विडर बने, यानी जो है वो सही तरीके से विडर बने ताकि वो बच्चा जो है इजीली आउट हो सके, इजीली पास आउट हो सके। तो इसीलिए जो कट लगाई जाती है बर्थ केनाल पे तो उसको कहा जाता है एपिजियोटमी। तो एपिजियोटमी करना और जो सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना है बेबी को, तो ये सब भी नर्सिस के रोल में इंक्लूड हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करना, conduct workshops, conferences relating to reproductive health care and sensitize the community, healthcare professionals and policy makers. आप एज ए नर्स, एज ए कम्युनिटी नर्स क्या करेंगे, वर्कशॉप आप अरेंज करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर पे, कम्युनिटी को सेंसिटाइज करेंगे इस चीज़ पे, उनको उनके जो माइंड है उसको ओपन करेंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिल के उनके माइंड को इस चीज़ पे ओपन करेंगे, पॉलिसी मेकर्स से आप बात करेंगे और उनके जहन में बात डालेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक कंट्री को डेवलप करने के लिए। डिज़ाइन करिकुलम इन मेडिकल एंड पैरामेडिकल इनकॉर्पोरेटिंग आस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, ये जो मेडिकल और पैरामेडिकल जो करिकुलम्स है इनमें इसको शामिल करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को। तो ये भी बड़ी काम की चीज़ है कि इससे भी बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रमोट हो सकती हैं। डेवलप द सेपरेट चैनल इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज द पब्लिक ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग चैनल्स इस तरह बनाना कि यानी रास्ते ऐसे बनाना कि जिससे आप किसी ना किसी तरीके से पब्लिक को सेंसिटाइज कर सको रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस अचीव करने के लिए। प्रैक्टिस काउंसलिंग फॉर एलिजिबल कपल्स ऑन द रेंज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, जो एलिजिबल कपल्स हैं तो उनको काउंसलिंग करना कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज जो है वो अचीव करें। Pakistan has the way to go for achieving optimal reproductive health services। अब इसकी समरी है, ये जो जितना हम पढ़ रहे थे इसमें जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे अपने मुल्क की, तो उसका इसमें समरी दिया गया है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इस चीज़ पे कि ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो ऑप्टिमल सर्विसेज है वो अचीव हो, यानी जितनी होनी चाहिए वो अचीव हो। A mix of services and intervention is required to be put in place for reducing maternal mortality rate।
बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन और सर्विसेज ज़रूरत है कि उनकी वजह से जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट है इसको कम किया जाए। Effective linkage need to be established between community based and facility based health workers for better outcome। यानी लिंकेज किया जाए कम्युनिटी बेस्ड जो काम हो रहे हैं और जो हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं फैसिलिटी बेस्ड, तो ये जो कम्युनिटी बेस्ड काम हो रही है तो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाए ताकि बेटर आउटकम आ सके। यानी अभी जो हमारी हालत है वो बहुत ज़्यादा पुअर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की के रू से अगर हम देखें, तो इसको बेहतर बनाने के लिए मज़ीद हमने क्या करनी है, मेहनत करनी है। और आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आप इस तरह ना समझे कि अभी आप लोग वो स्टूडेंट नर्स हो तो अभी से आप जो है अपने कम्युनिटीज़ में अपने घरों में आप इन चीज़ों पे एजुकेट कर सकते हो और इस पे आप जो है वो अपना भी कोई रोल डाल सकते हो इसको इम्प्रूव करने में। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का जो यूनिट है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नया यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का इन स्लाइड से रिलेटेड बहुत सारा वो क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन पे। तो स्लाइड्स का ये है स्टूडेंट्स के जो टीचर है अभी न्यू टीचर जो पढ़ा रहे हैं अभी जो INS KMU में, तो वो सर इब्न यामीन पढ़ा रहे हैं और सर इब्न यामीन ने कहा हुआ है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे हम ये जो न्यू स्लाइड्स है वो बनाएंगे। यानी अगर न्यू डेटा डालने की ज़रूरत पड़ी तो न्यू स्लाइड्स बनेंगे, और जहाँ पे जिन यूनिट्स में न्यू डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है तो उनमें वही जो पुराने वाले स्लाइड्स हैं मैडम शबनम की तो वही पढ़ाए जाएंगे। तो जो यूनिट वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, चाहे एक यूनिट अगर मैडम शबनम की पढ़ाई जाती हैं तो वो यूनिट में भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी, और अगर वहाँ पे कोई न्यू स्लाइड बनती है किसी यूनिट पे तो फिर मैं उसी न्यू स्लाइड पे आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड करूँगी। तो आप लोग इस तरह किया करिए कि अभी से इनको अपने लिए प्रिंट आउट ना किया करें, क्योंकि स्लाइड चेंज होती रहती हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स आते रहते हैं। मैं सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेडियाट्रिकल नर्सिंग की भी बात कर रही हूँ, और मैं इंग्लिश की भी, और इंग्लिश के अलावा आप लोगों का एक और जो सब्जेक्ट है TLP उसकी भी बात कर रही हूँ कि इसमें न्यू वो लिटरेचर्स आए होते हैं तो वो लोग चेंज किया करते रहते हैं इनको वो लिटरेचर के मुताबिक, ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक। तो इसीलिए आप लोगों को जो यूनिट में पढ़ाऊंगी तो फिर उसी के स्लाइड कंफर्म करके फिर आप जो है वो मैं कंफर्म करके आप लोगों को जो यूनिट पढ़ाऊंगी तो फिर उसके स्लाइड आप अपने लिए प्रिंट कर दीजिएगा। तब तक आप प्रिंट ना करिएगा, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहते हो कि हमने इतने सारे वो प्रिंट्स किए थे और फिर वो, तो ये आपके काम आएंगे, कभी भी आपके काम आ सकते हैं, इनको पढ़ा करें। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक नई यूनिट स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।